Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. In yesterday's class, we saw different kind of instruments which are used for capital formation. So capital formation, as we've seen, can be done in three ways. One is by taking a bank loan. Second is by issuing the equity shares, and third way of generating capital is by issuing debt. Debt is nothing but a loan. When any entity is taking a loan, they have to obviously pay a rent or pay an interest on the loan they have taken. Okay, so your debt securities can be further classified based on who has issued it. If there is any collateral, collateral is would mean asset of similar value. So if I have taken a loan against security of something, then it would be secured loan or unsecured loan. Also, as we know, as we had seen, debt security में maturity is very important. Maturity is when will you get your money back. Okay? अगर आप किसी को अपना पर्सनल लाइफ में भी उधार दे रहे हैं, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि लौटाओगे कब. Okay? So in financial markets, debt can be returned in many different ways, and based on that, they can be classified. And there are other ways of classification depending on what kind of debt it is. ठीक है, so issuers मतलब जिनको पैसा चाहिए, किसको पैसा चाहिए होता है. We have seen government is one of the biggest borrower, क्योंकि they have a deficit, fiscal deficit जिसको हम बोलते हैं. Fiscal deficit आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत आता है fiscal deficit. Fiscal deficit is nothing but the deficit which the government is facing. Deficit क्या है? पैसे कमी. Okay. तो कमी क्या होती है पैसे की? इफ माई एक्सपेंसेस आर मोर देन माई अर्निंग. ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि आपको एक पॉकेट मनी मिलता है, अगर आप उससे ज्यादा खर्च करते हो ऑब्वियसली तो आप डेफिसिट में होगे. यू विल लुक फॉर वेयर कैन आई गेट मनी. तो कभी आप फ्रेंड से उधार ले सकते हो या मम्मी से उधार ले सकते हो. तो जितना मेरे पास पैसा है उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो गया, तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं. I can meet the deficit by borrowing. So government, usually developing country like ours, government is usually in deficit because expenditures बहुत है, revenue कम है. Then corporates, companies, they require capital for running their businesses, and municipal corporations. Okay? इसको हम गवर्नमेंट डेट कहेंगे, इसको कॉर्पोरेट डेट कहेंगे. देन कोलैटरल, अगर कोई सिक्योरिटी है, कल हमने जैसे ट्रस्टी देखा था, ट्रस्ट और ट्रस्ट डीड और ट्रस्टीज. तो अगर कोई सिक्योरिटी फॉर्म करके लोन लिया जा रहा है तो उसको हम सिक्योर्ड लोन कहेंगे. अनसिक्योर्ड लोन या डेट है जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है. मतलब अगर सिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट मतलब कि पैसा वापस नहीं आया, तो जो सिक्योरिटी है वो आप सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं. जैसे होम लोन, होम लोन को हम समझते हैं. होम लोन इज द लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बाय हाउस. या कार लोन, ये कई पिक्चर में भी दिखाया जाता है ना. कार लोन लिया है आपने, किसी ने कार लोन लिया है, अब वो कार लोन भरा नहीं, तो क्या होगा? द एजेंट्स ऑफ द बैंक विल कम एंड टेक अवे योर कार and recover the money. So for them it is a secure loan क्योंकि उनके पास एक asset है. ठीक. और अनसिक्योर्ड लोन की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर डिफॉल्ट हुआ you will not have any way to recover. Then based on the maturity, कि पैसा आपके पास कब वापस आएगा. कूपन याद है? हमने कल कूपन देखा था. कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन रेट. Anybody remembers? कूपन रेट क्या है?
मैम जिससे हमें जिस चीज मतलब एक कूपन जिससे हम कोई चीज खरीद सके या हमें कुछ प्रॉफिट हो सके। हाँ वो तो ठीक है, पर फिक्स इनकम सिक्योरिटी में कूपन का क्या मतलब है? मैम जिसमें इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है। कूपन इज इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन टर्म्स ऑफ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज कूपन रेट इज द रेट एट विच यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट। अब जीरो कूपन का क्या मतलब हुआ कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? दैट इज नॉट द केस। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनमें इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता। तो फायदा क्या है कस्टमर का इसमें पैसा लगाने का? जीरो कूपन बॉन्ड जो है अपनी फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो मान लो 10,000 का बॉन्ड है, तो 10,000 की जगह यू हैव टू पे ओनली 8,000 रुपीज आपको देने हैं। उसमें लिखा होगा जीरो कूपन बॉन्ड। बट जब आप रिडेम्पशन के लिए जाओगे तो आपको 8,000 की जगह 10,000 मिलेगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड को डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं बिकॉज दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू। So zero coupon, that means they do not quote any rate of interest, but they are issued at a discount of their face value. And face value is the value you will get at the time of redeeming it. तो ये हो गया zero coupon bond. Okay? So zero coupon bond do not quote any rate of interest, but they are issued at a discount of their face value. At redemption, you get the face value. समझ में आ गया ये जीरो कूपन बॉन्ड? मैम एक बार फिर से जीरो कूपन समझा दीजिए। कूपन का मतलब समझ में आया? पहले सबसे पहले जरूरी है कूपन समझना। कूपन का क्या मतलब हुआ? कूपन मैम जस्ट लाइक कि हम लोग जैसे किसी नॉर्मल शॉपिंग में जाते हैं किसी चीज पे इंटरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, वो सब जो तो मैंने कल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था। यस बट मैम। कूपन का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट दिखाता है। इंटरेस्ट रेट। कूपन का मतलब है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जीरो कूपन का मतलब है कि कोई इंटरेस्ट रेट कोट नहीं किया गया है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो कोई कस्टमर पैसा लगाएगा नहीं। तो कस्टमर का फायदा क्या है उसमें? तो फायदा यह है कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है डिस्काउंट पे इशू होते हैं। मतलब 10,000 का बॉन्ड है तो 10,000 पे नहीं इशू होगा, 8,000 पे इशू होगा, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। तो दे आर ऑल्सो नोन एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो डिस्काउंट का मतलब तो हम सब समझते हैं। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? हम डिस्काउंट है किसी चीज पे छूट मिलना है, जैसे कि कोई 10 रुपए की चीज है तो उसमें 2% छूट मिल गई। 2% छूट मिल गई। ठीक है, तो इसमें आपको फेस वैल्यू क्या है? जिस उसकी इनिशियल वैल्यू जो है। हाँ है ना। तो उसको ये जो इसकी फेस वैल्यू है इज मोर देन द वैल्यू यू पे। तो कंपनी ने बोला कि ओके ये 10,000 का बॉन्ड है पर आप मुझे 8,000 दो, and at the time of maturity I will give you 10,000. So they are not quoting any interest rate, they are issuing it at a discount, and at redemption they are giving you the face value. आप समझ में आया? इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आप लिख के एक बार देख लो, एक बार लिख के देखोगे ना डीप डिस्काउंट बॉन्ड, तो शायद आपको समझ में आए। मतलब दे आर डिस्काउंटेड फ्रॉम द फेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको बेसिकली मेच्योरिटी पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना आपने दिया है उससे ज्यादा मिलेगा, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। देन परपेचुअल मतलब हमेशा। तो चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, इनका रिडेम्पशन कभी नहीं होगा, बट आपको इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहेगा। तो ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब ये बॉन्ड चलते रहेंगे और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहेंगे। प्रिंसिपल आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, पर आपको इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहेगा। डेफर्ड बॉन्ड, डेफर्ड मतलब बाद में, डेफर का मतलब होता है लेटर। तो इस टाइप के बॉन्ड जो है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट दे पे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ओके, इसको आप क्यूमुलेटिव भी कह सकते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब इंटरेस्ट along with the principal
is paid only at the time of maturity. बीच में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. Then callable and puttable. Callable का मतलब है ये आपको शुरू में ही बता दिया जाएगा whether you have a callable option or not. Callable मतलब कि अगर कंपनी के पास कभी कंपनी ने उधार लिया है और कंपनी के पास पैसा आ गया उस उधार को रीपे करने के लिए, उस डेट को रीपे करने के लिए, तो कंपनी विल टेल द लेंडर्स कि प्लीज टेक योर मनी बैक एंड रिडीम योर बॉन्ड. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई एम अ कंपनी, मैंने 10 साल का बॉन्ड इशू किया है, पर 5th ईयर में आई रियलाइज कि आई हैव इनफ मनी फॉर पेमेंट. So what I'll do, I'll call for all the bonds back and repay all the bond holders. तो उनको हम कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं. ये जब आप बॉन्ड ले रहे होंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि इसमें कॉलेबल ऑप्शन है कि नहीं है. दूसरी चीज है क्यों और कॉल कर सकता है अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए. मैंने 10% पे लोन लिया था पर आज का रेट 8% है, तो इट मेक सेंस फॉर मी टू कॉल लोन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेड. तो कुछ कंपनी कॉलेबल बॉन्ड्स इशू करते हैं जहां पे दे हैव द ऑप्शन टू कॉल फॉर द डेट बैक. उसके बाद यू विल हैव पुटेबल बॉन्ड. पुटेबल बॉन्ड इज द राइट विद द कस्टमर, दे कैन रिडीम देयर बॉन्ड्स बिफोर द मेच्योरिटी. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो कस्टमर वुड नॉट लाइक टू हैव a bond which is paying him lesser rate of interest. So what he will do, he will exercise his put option. Okay? So just remember it like this. Call matlab company can call it back. Ma'am. Putable. Yeah. हेलो Yes, I can hear you. बोलो. मैम, ये मेच्योरिटी के 5 पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा. Anybody else would like to tell about it? अगर आपको समझ में आया तो कोई बताइए. Anyone? मैम may I? Yes, go ahead. मैम जीरो कूपन बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स मैम जिनपे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब जैसे कि अगर 10,000 का बॉन्ड है तो हमें सिर्फ 8,000 पे करना होता है एंड देन मैच्योरिटी के टाइम पे कंपनी हमें 10,000 पे करती है. So they don't quote any interest rate. The bond is issued at a discount, and at the time of redemption, you get the face value. Correct. हाँ, और perpetual bonds? Perpetual bonds क्या होंगे? Ma'am, where we always get interest and it is from generation to generation and never get and ma'am इसमें principal नहीं होता है कभी. We never get the principal return नहीं होगा पर आपको interest मिलता रहेगा. Those are perpetual bonds. Deferred? Ma'am, deferred is means ma'am later. Yeah, the interest would be paid later along with the principal. Correct. Then callable bond? Ma'am, callable bond is referred to as a repay all the loans. Like if company has borrowed some money from the investor, so at the time जब उनके पास money आ जाएगा तो मैम वो सबको अपना जो जिससे जिससे money लिया वो repay करेंगे उसको. So callable bonds are bonds where the company has the choice to repay the bond at an earlier date. Correct. And then puttable bonds? In this customer has right Yes, to redeem it earlier. So the customer can put it for redemption earlier than the maturity date. Correct. So this is what are the bond classification based on maturity of the bond. Okay. Then you can have other bonds like convertible bonds. जैसे कल हमने convertible preference shares देखे थे. Convertible preference shares, for example, can be converted into equity shares. So similarly, you might have some debt which can be converted into equity. So they are known as convertible debentures or convertible bonds,
which get converted into equity. Then sometime certain company जो कि export में है, if they have to export something, so for generating money they can generate money from international market. So उसको foreign exchange bond बोलेंगे. जैसे समुराई बॉन्ड आपने शायद सुना हो. समुराई बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स issued in Japanese currency. So दूसरी करेंसी में अगर आप इशू करते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड है. Then you have inflation index bond. Inflation index का क्या मतलब है? Inflation क्या है? पहले first understand inflation. What is inflation? महंगाई, rise in price. महंगाई. So inflation is basically general rise in prices of things. तो अगर राइज होगा, प्राइस में राइज होगा, तो इन्वेस्टर और पीपल विल हैव टू स्पेंड मोर मनी, सो वैल्यू ऑफ मनी वुड डिक्रीज. अब क्या है, हमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि हमको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, राइट? अब वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न अगर इन्फ्लेशन से कम है तो एक्चुअली हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, हमारा पैसा घट रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल जो हमें रिटर्न मिलता है उसको हम नॉमिनल रिटर्न कहते हैं, और उसको अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तब हम उसको रियल रिटर्न कहते हैं. सो just a minute, I'll try to use a whiteboard to explain this concept. ठीक है, तो हम रियल रिटर्न इज व्हाट वी गेट ऑन our fixed income instrument. This is minus, minus. ठीक है, तो रियल रिटर्न जो हमारा एक्चुअल गेन है वो हमारा नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन है. नॉमिनल रिटर्न क्या है? Nominal return is a return quoted. So for example, if I keep a FD for 8% in a bank, तो मेरा nominal return 8% है. पर महंगाई दर जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं वो 2% है, तो मेरा रियल रिटर्न होगा 8 - 2 मतलब कि 6. ठीक है, क्योंकि महंगाई जैसे बढ़ी है तो अब मुझे सो फॉर एग्जाम्पल 2% बढ़ी है, तो कोई चीज मैं अगर 100 रुपए में खरीद सकती थी ना, आई विल नीड टू स्पेंड 102 रुपीज फॉर दैट. ओके, तो मेरा पैसा एक्चुअली 8 रुपए से नहीं बढ़ा है, मेरा पैसा सिर्फ 6 रुपए से बढ़ा है. तो अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा तो मेरा रियल रिटर्न कम होते जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नॉमिनल रिटर्न अगर 8% है और इन्फ्लेशन भी 8% है तो मेरा रियल रिटर्न क्या होगा? 0. क्या होगा मेरा रियल रिटर्न? 0 होगा मैम. 0 होगा, है ना? तो फिर आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन एनी इंस्ट्रूमेंट विच गिव मी 0 रिटर्न, है ना? मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए. तो इसलिए इन्फ्लेशन के रिस्क को कम करने के लिए certain companies quote their nominal return in terms of inflation. So they will not quote their return as 8% or 10%. They will say my return is inflation plus 2%, for example. Inflation plus 2%. Okay. तो मतलब इन्फ्लेशन जितना है तो मुझे नुकसान कभी नहीं होगा, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी है तो भी मुझे नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट आई विल गेट 2%. इन्फ्लेशन कम है तो मुझे रिटर्न कम मिलेगा, नो प्रॉब्लम, बट आई विल गेट एटलीस्ट 2% मोर देन द इन्फ्लेशन. तो दीज आर नोन एज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स. उसके बाद जंक. जंक क्या होता है? जंक सुना है आपने कभी? जंक फूड. जंक का क्या मतलब होता है? जंक का क्या मतलब होता है? मैम जंक मैम जो अनयूज चीजें होती हैं, जो अनयूज फाइल्स होती हैं, जो बेकार मतलब बेकार होता है. यस मैम, बेकार. जंक का मतलब बेकार, है ना?
तो बेकार मतलब क्या बेकार है इसमें? द क्रेडिट रेटिंग मतलब जो जब आप लोन लेने जाते हो तो देयर आर सर्टेन एजेंसीज विच रेट यू, वो कस्टमर्स को बताते हैं कि आप पैसा वापस करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सो हायर द रेटिंग, हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू रिटर्निंग द मनी और द कंपनी रिटर्निंग द मनी. अब कुछ कंपनी होती है उनके एनालिसिस के बाद पता चलता है कि नहीं भैया इनका तो इन्वेस्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज दे माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न द मनी, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है. अब क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो ऑब्वियसली वो रिटर्न ज्यादा देने की कोशिश करेंगे. तो ये आप जो है सब्जी मार्केट में भी देखते हैं कि अगर जो सब्जी बेच रहा है उसकी गंदी गंदी सब्जी रह जाती है, वो क्या कहता है अच्छा कम दाम में लेते जाओ, राइट. तो जिसकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है. इसको हम जंक बॉन्ड्स कहते हैं. तो जंक बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स व्हिच ऑफर अ वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज देयर क्रेडिट क्वालिटी इज बैड. क्रेडिट क्वालिटी का मतलब समझ में आया आपको? यस क्रेडिट मैम. का मतलब समझ में आया एवरीवन? क्रेडिट का मतलब समझ में आया? क्रेडिट का Yes, क्या ma'am. मतलब है? मैम क्रेडिट मैम जो मैम क्या हुआ? जैसे कि जो हम लोग लोन देते हैं मैम, जैसे हाँ, मनी credit जिसको हम लोग rating. दे रहे हैं. करेक्ट. सो क्रेडिट इज लोन. तो क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब है मतलब कि आपकी हिस्ट्री या आपके जो कंपनी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग द मनी इज लेस. तो आपकी क्रेडिट क्वालिटी खराब है. जब आपकी क्रेडिट क्वालिटी खराब है दैट मींस पीपल विल नॉट वांट टू इन्वेस्ट. तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, उसको हम जंक बॉन्ड कहते हैं. So convertible, foreign exchange, inflation index, and junk based on the other parameters. Mortgage-backed securities मैंने बताया securities which are backed by real estate. तो आपने जो लेमन ब्रदर्स का जो आपने लेमन ब्रदर्स के ऊपर रिसर्च किया था उसमें यही इशू था. मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज थी, मॉर्गेज बेस्ड वो थे डेट्स थे. एंड क्योंकि रियल एस्टेट का प्राइस कम होने लगा दे वर नॉट एबल टू रिकवर द मनी एंड देयरफॉर द बैंक वेंट बस्ट. सो ये मैंने कल आपको समझाया था मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी. आई विल रिपीट इट. सो बैंक क्रिएट liquidity out of the loan they have given by assigning it to somebody else. So बैंक ने क्या किया है? बैंक ने पर्सन ए को बैंक ए ने पर्सन बी को लोन दिया है. अब ये पर्सन बी जो है बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लौटा रहा है. तो बैंक क्या करेगा इसके ऊपर ही दे विल सेल इट टू द थर्ड पार्टी एंड आस्क बी टू रिटर्न द मनी टू द थर्ड पार्टी और ट्रांसफर दिस मनी टू द थर्ड पार्टी. So A borrows money from a third party and asks B to pay to the third party. The third party in turns create a security for interest amounts to sell in the market. So this is the mortgage-based security. So to define mortgage-based securities are form of debt investment where principal and interest payments are backed by a pool of mortgage. And mortgage is a charge on real estate or immovable property. तो ये ऐसा ऑल एसेट बेस्ड प्रॉपर्टी भी हो सकती है. मॉर्गेज बेस इज एक्चुअली एन एसेट बेस्ड. मॉर्गेज में आपका एस्टेट रियल एस्टेट है, वेयर एसेट में आपका कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी क्रेडिट कार्ड, इट कैन बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो एसेट एज यू नो एनीथिंग व्हिच हैज वैल्यू और एनीथिंग व्हिच कैन जनरेट मनी फॉर यू. सो लोन्स जनरेट मनी फॉर द बैंक, सो दे आर द एसेट्स. So asset securities called ABS are bonds or note backed by financial assets. These assets consist of receivables such as mortgage loan, credit card receivables, auto loan, manufacturing, housing contracts, and home equity loan. A financial security backed by a loan, lease, or receivable against assets other than real estate and mortgage-backed securities. Financial institutions that originated loan, including banks, credit card providers, auto finance companies, and consumer finance companies, turn their loans into market securities through a process of securitization. So banks generate more liquidity out of their loans by making marketable securities out of these loans.
So this chart tells you the difference between equity and bonds. So equity we have seen is an ownership in the business, whereas bonds are borrowing. So equity holders are the owners of the company. Bond holders are the creditors of the company. So creditors और debtors दो लोग होते हैं. Creditor वो हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया है. डेटर वो है जिनको आपको पैसा देना. तो हर बिजनेस में क्रेडिटर भी होगा और डेटर भी होगा. डेटर को आपको पैसा देना है और आपने क्रेडिटर का पैसा लिया हुआ है. So equity give the returns on equity is dividend. मैम क्रेडिटर्स जो होते हैं मैम उनको सरप्लस कहते हैं ना. क्रेडिटर्स मतलब मैम वही ना जो लोन्स दे रहे हैं तो मैम वो सरप्लस के उसमें आ जाएंगे. डेफिसिट नहीं. हाँ, क्रेडिटर्स आर पीपल हु आर इन सरप्लस. यस मैम. एंड मैम डेब्ट्स वाले जो होंगे मैम जो लोन ले रहे हैं जिनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है तो वो डेफिसिट में. करेक्ट. सो पीपल हु आर इन सरप्लस विल बी क्रेडिटर्स. जिनके पास पैसा है वो क्रेडिटर्स है ना. They can create credit or they can give credit. So equity return is through dividend. Dividend is the profit distribution by equity. Bond holders are creditors of the company and they get paid a coupon rate or the interest rate. Equity has no maturity date. Bonds have a maturity date except for perpetual bonds. जो perpetual bonds हमने देखे कोई maturity date नहीं रहती है. They just pay on interest. Equity shareholders have voting right. Bonds do not have any voting right. Equities are traded over an exchange and bonds are mostly traded on the OTC market. At the time of winding up of equity, shareholders are paid before the bondholder. At the time of winding up, bondholders are paid before the equity shareholders. अच्छा, equity bondholder को पे करने के बाद किसको और पे करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले तो बॉन्ड होल्डर को पे मैम प्रेफरेंस. राइट. चार्ट से आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो. इसमें सिर्फ आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इक्विटी एंड डेट. इक्विटी इज नॉट credit product, it is a ownership product. So to summarize what we have seen till now, share capital of a business includes equity shares and preference shares. Total of this is called as the authorized capital, which is split into issued and unissued capital. Authorized capital का कल हमने एक और नाम देखा था. What is authorized capital also known as? Anybody remembers? Registered capital. हाँ, registered capital. Yes. Issued capital can be subscribed or unsubscribed capital. Paid up capital is the fund which have actually been paid by the shareholders till then and forms a part of the issued capital. Authorized capital is the maximum amount of money the company can raise from its investors and is recorded in the memorandum of association. Face value or par value of a share is the value per share, which is authorized capital split between the number of shares. A portion of unauthorized capital is issued to shareholders, which becomes issued capital of the company. Issued capital is a total of outstanding capital and treasury capital. Companies might let subscriber to share capital pay in installment for the investment, which can be made called up capital and paid up capital less than the subscribed capital. Issuance of equity share is the most common form of raising capital from investors. Equity shareholders do not get any guaranteed return, but are eligible for dividend paid out of the profits and also benefit from capital appreciations of the shares. So, जब भी आप equity खरीदते हैं, you are looking at two types of profit. One is dividend
and the other is capital appreciation. The stock exchange provide liquidity. So equity shares of public listed companies can be freely traded on the stock exchange, and liability of the shareholder is limited to the amount of investment that they have made in the share capital. Preference shares are also those which have a preference in terms of payment of dividend and are the first ones to be paid before equity shares in case of winding up of the business. And you remember this so good. So fixed income securities are debt instrument which provide a fixed rate of return, which is also known as interest or coupon. So next time somebody asks you coupon, don't say it's a benefit, just say it's the interest which is paid by the company for borrowing the money for a specific period of time. In order to make these attractive and incentivize investors to choose this investment option as against bank deposit, interest rate is much higher. However, investors run the risk of default of principal and coupon for this instrument. So default basically means that the company will not pay the money they have borrowed, or any borrower not paying the money they have borrowed is the risk of default. These securities are freely tradable in the secondary debt market. So we have seen there are two types of markets, primary market and secondary market. Primary market are the markets when the company is issuing the share for the first time, and secondary is when existing security holders buy and sell these securities. So securities can be bonds, mortgage based or asset based. Bonds are most common instrument issued for more than 1 year for funding investment. Up to 5 years is considered short term, 5 to 15 years is medium term, and above 15 years is long term. Mortgage-backed instruments are derivatives created on an underlying asset of the issuer, which is mortgage loan which he has lent to a borrower. Asset-backed instruments are derivatives similar to mortgage-backed instrument, where the underlying asset is anything other than mortgage loan such as credit card, receivable, lease, rental. तो इसको हम डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है that will be derived from the value of the underlying asset, right? So this is the ways of capital formation. Okay, so before I go on to the new topic, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था Reliance yes ma'am, power IPO and ma'am Mrs. Vector IPO. Mrs. Vector, yes ma'am. Yes. So who is going to tell us about the Reliance IPO? And who's going to tell us about Mrs. Vector? Ma'am, I can tell about the Reliance IPO. Okay, Prachi. Good. Soumya, are you going to tell us about Mrs. Vector? Now Reliance IPO. Reliance ही देखा आपने? Yes Vector ma'am. नहीं Ma'am, देखा? actually मैंने Mrs. Vector वाला नहीं सर्च कर पाया मैम, Reliance IPO वाला ही कर पाया. अच्छा. और किसी ने किया है? Anyone else? Yes, ma'am. Okay, Abhinav. Good. So Abhinav is going to tell us about Mrs. Vector, and Prachi is going to tell us about Reliance. Okay, Prachi. So go ahead. Tell us about Reliance. Ma'am, What was the Reliance, issue size? ma'am, issue price is the 11,563 crores. Mm-hmm. And Look at the issue size, such big issue. Yeah. yes, ma'am. And in terms of shares, it is 26 crores. Shares, equity shares of rupees 10 each. Okay. And its face value is rupees 10 per equity share. And ma'am, Issue price क्या था? ma'am, issue price था rupees 405 to rupees 450 crore. 450 for non-retail. Okay. And ma'am, its registrar is K Fintech Private Limited, Mm-hmm. listed on BSE and NSE, and its BRLMs that is book running lead managers are Kotak, Equities, Inam, ICICI, JP Morgan, and while co-BRLMs are Macquarie Advisory and SBI Capital. Mm-hmm. एंड मैम इसमें क्या था कि जब इन्होंने शेयर लॉन्च किया तो मैम उस समय पावर सेक्टर के प्राइसेस बहुत हाई थे, तो इन्होंने जितना प्राइस दिया था उससे 72 टाइम्स ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया था. This issue was subscribed 72 times. Just imagine. लेकिन मैम जैसे ही मार्केट ओपन हुई 568 से इनका शुरू हुआ था 538 रुपीज से, एंड फर्स्ट डे में ही मैम वो 19% सर्च कर गई एंड इट क्लोजेस एट 372 रुपीज. And they have a loss of 4 billions at the first day only. First day itself.
And then now also they don't have much rise in that because today their shares is मैम उनका fresh low था 35 and अभी भी उनका shares 86 रुपीस पे चल रहा है. करेक्ट वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाया. करेक्ट करेक्ट. मैम रीजन ऑफ द फेलियर ये था कि दैट मैम वहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं कर रहा था. मैम रिलायंस पावर के पास कोई एसेट नहीं था. करेक्ट. एंड जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सेल करना चाह रहे थे और प्रॉफिट पाना चाह रहे थे. और जो सब प्राइम हाउसेज होते हैं उसके भी क्राइसिस चल रहे थे. करेक्ट. तो उस टाइम ये जब आया था उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस भी हो गया तो पूरी तरह से मार्केट यस क्रैश हो मैम, गया. बिल्कुल. अगर आप देखो तो अभी इसका प्राइस बिलो 100 ही होगा. तो Yes, इवन ma'am, आफ्टर 86 रुपीस से चल रहा है. 20 लाइक कितना इयर्स हो गया, 11-12 इयर्स. मैम उनका जब मैम ये सब हुआ था ट्रेडिंग डे तो मैम उनका 1 डे रिटर्न नेगेटिव में चला गया था 17.50%. करेक्ट. राइट. मैम इन लोगों ने 90% योर वॉइस इज इकोइंग. आपकी आवाज आ नहीं रही है. नहीं आ रही है आपकी आवाज. मैम एक्चुअली वो ये कहना चाह रही 90% की जो मैम अनिल अंबानी थे मैम जिनका ये पूरा है मैम. जब उन्होंने रिलायंस पावर के बाद उन्होंने जो सेटलअप किया था तो मैम 45% उनको इंटरेस्ट मिल रहा था एंड 45% रिलायंस कंपनी को एनर्जी को मिल रहा था जो उनके पास एक अलग थी. तो मैम ऑल 90% तो वही उन्हीं के पास चला गया. एंड मैम जो 10% था वो रेस्ट ऑफ द अदर्स को मिल रहा था. यस मैम. इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, ये शेयर होल्डिंग होगा. यस मैम शेयर होल्डिंग था. और मैम इन्होंने जो उसका मैम जो पेज वैल्यू थी जो अपने लिए थी वो 10 रुपीस पर शेयर था. और जो मतलब अदर्स को जो इशू कर रहे थे वो 400 और 450 मतलब इशू कर रहे थे. और जो यस मैम 250 की दे रहे थे तो वो दूसरों को 400 में बेच रहे थे. यस मैम. और खुद के लिए जो था 90% जो खुद का शेयर उन्होंने होल्डिंग की थी वो 10 रुपीस पर शेयर पे किया था. तो मैम और एक और वजह थी फेलियर की, इन्होंने एक बोनस वो किया था, शुरू किया था जिसमें 5 शेयर्स पे वो 3 शेयर्स बोनस दे रहे थे. उसकी वजह से भी ये फेलियर हो गया. मैम सबसे बड़ा 5 to 3 रेशियो. और मेन रीजन इसका फेलियर का था कि उनका तभी तक ये ना पूरा प्रोजेक्ट वर्किंग स्टेट में नहीं था. एंड इतने एसेट्स भी नहीं थे जितने इन्होंने. और एसेट्स मैम उनके पास एसेट्स भी नहीं थे और कैश फ्लो भी नहीं हो रहा है. रिलायंस पावर में लिए थे. हाँ, तो इसलिए पीपल वर एट अ लॉस. तो बहुत बड़ा इशू था शायद इंडियन मार्केट में, आईपीओ मार्केट में सबसे बड़ा इशू था, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर. करेक्ट. राइट. ओके अभिनव, नाउ टेल अस अबाउट मिसेस वेक्टर. मैम मिसेस वेक्टर का जो लिस्टिंग प्राइस था वो 200 जो बैंड प्राइस था वो 288 रुपए था. और फर्स्ट डे ही जब इसने कहते अपनी लिस्टिंग की तो लास्ट तक ये 601 रुपए पहुंच गया था. और इसके जो है जो इसकी बिड लॉट थी मैम वो 50 शेयर्स की थी. उससे कम कोई बिड नहीं कर सकता था क्योंकि मैम कंपनी का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो काफी हाई था, 282% था. इसलिए मैम लोगों ने भरोसा करके इस पे जो है आईपीओ इसका लिया था. करेक्ट. और आज का स्टेटस है इसका? मैम आज का नहीं देखे, सॉरी. अच्छा, बट प्रॉफिट हुआ लोगों को कि इट वाज अ बैड? यस मैम, ये फ्यूचर के लिए दिखाया गया कि मैम 20% इसका और मतलब कि 20% और बढ़ने की उम्मीद है फ्यूचर में इसको. करेक्ट करेक्ट. सो व्हाट आई वांटेड यू टू कंपेयर कि सिर्फ नाम पे नहीं जाना चाहिए. मिसेस वेक्टर शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं हो, बट मिसेस वेक्टर हैज अ वेरी the management is good, the company is a profit making company. तो रिलायंस में क्या था, रिलायंस का सिर्फ नाम ही बड़ा था पर उसके फंडामेंटल्स या उसके एसेट्स कुछ इतने खास नहीं थे. बट पीपल लुकिंग एट द नेम इन्वेस्टेड एंड अल्टीमेटली लॉस्ट मनी. ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट मिसेस वेक्टर, not this company is run by it was a family run business, and they have been profit making, and now even shareholders will make profit because the fundamentals of the company are good. So that is what I wanted to compare.
यू टू कंपेयर कि सिर्फ आईपीओ आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इट विल ऑलवेज गिव यू बेनिफिट. You have to also look at which company is coming with the IPO and what are the fundamentals of the company कि आगे चल के ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं परफॉर्म करेगी. और दूसरा रीजन ये था कि अगर जब आप अपने आप पढ़ते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है. ओके तो आप ये जो होमवर्क्स मिल रहे हैं धीरे धीरे छोटे छोटे जो मिलते हैं वो आप करते रहिए तो दैट इज हाउ यू विल लर्न. क्योंकि टेक्निकल है काफी, यू नो, वन डे माइट, यू नो, 2 hours a day might not be enough for you to understand the nuances of it. So इसलिए मैं आपको ऐसे बीच बीच में प्रोजेक्ट देती रहूंगी जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. ओके सो आई होप सबने किया होगा. हाँ या एनी क्वेश्चंस यू हैव? यस मीनाक्षी. Yes, ma'am. Ma'am, what is difference between traders and investors? Traders क्या है? Traders Yes, are ma'am. people who buy and sell. So traders का जो मेन रेवेन्यू होता है या मेन फायदा होता है वो कमीशन होता है कि मैंने और या डिफरेंस इन बाइंग एंड सेल. सो वो ट्रेडिंग हो गया. इन्वेस्टर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. ओके तो आप मैम ट्रेडर वो भी तो होते हैं जो शेयर मार्केट खुलते समय शेयर खरीदते हैं और बंद होने के पहले मतलब उसको सेल कर देते हैं. हाँ मतलब दे डू मैम सेम डे, मतलब मैम जो सेम डे वर्क करते हैं मतलब कि खरीदना और बेचना. हाँ करेक्ट. तो अगर आप सिंपल देखो ना, जो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एक जनरल मर्चेंट की दुकान है, ठीक है, आप जनरल मर्चेंट जो है होलसेलर के पास जाता है, वो भी सामान खरीदता है, राइट. पर आप जब सामान खरीदते हो वो आप अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हो, जबकि जो दुकान वाला है वो बेचने के लिए खरीदता है. तो वो बेसिकली ट्रेडर है और आप इन्वेस्टर हो. सो ट्रेडर buy and sell to make profit, whereas investors look at a longer term of investment, right? So that is the difference. मैम तो ये लोग शेयर होल्ड करते होंगे इन्वेस्टर्स, तो वो मैम लॉन्ग टर्म के लिए करते होंगे और ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के लिए. ट्रेडर्स हाँ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, राइट. एनी अदर क्वेश्चंस? मैम एक क्वेश्चन आपने और दिया था. हाँ मैम कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया. हाँ सेकेंडरी मार्केट, हाँ करेक्ट. नंबर ऑफ पब्लिक इश्यूज एवरी ईयर इन द पास्ट 10 years. यस तो देखा कितने आईपीओज आए हैं पिछले कुछ सालों में? मैम आईपीओज तो मैम देखा था. नो मैम 2017 से 2021 तक दिखाया था, लेकिन मैम इसमें हर साल तो कम ही है, मतलब दिखा रहे हैं. तो मुझे इसीलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि सही है कि गलत है. नहीं अभी क्या हुआ है ना कि a lot of companies had planned their IPOs. बहुत सारी कंपनीज ने अपना आईपीओ प्लान किया था मार्च 2021 में, क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया की जीडीपी बढ़ रही थी, इंडिया में ग्रोथ बढ़ रहा था. पर 2021 में क्या हुआ, वी ऑल नो द पेंडेमिक केम इन, सो a lot of companies have stalled their IPOs. Yes, Now what I wanted you to realize is कि जब secondary market active होगा, secondary market मतलब if you have an existing share you have a provision to sell it. तो अगर आपका सेकेंडरी मार्केट अच्छा होगा तभी आईपीओ आएगा. अगर सेकेंडरी मार्केट अच्छा नहीं होगा तो पीपल विल नॉट कम अप विद आईपीओ. सो इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में आईपीओ कम हो गए हैं. या कम कंपनीज आर कमिंग टू द मार्केट बिकॉज ऑफ द 2017 में 89 आईपीओ थे और 2021 में ये सिर्फ 24 ही हैं. एंड मैम ये जो सेकेंडरी मार्केट की परफॉर्मेंस है मैम, इसको मैंने निकाला था, तो मैम ये 10 years का जो चार्ट आता है मैम कि मार्केट कितने पे ओपन हुई क्लोज हुई, तो इसी से मैम वो करेंगे ना कि सेकेंडरी मार्केट कैसी चल रही है. देयर मेनी अदर मेजर्स, बट हाँ ये भी एक मेजर हो सकता है टू सी द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेडिंग. तो वो आपको बता सकता है कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है. जो इंडेक्सेस होते हैं वो आपको ये बता सकता है. इट कैन ऑल्सो टेल यू ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, राइट. तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका मार्केट बहुत एक्टिव है. मैम एक और टर्म था मैम, ये जो रिलायंस पावर आईपीओ था इसमें दिया था इश्यू टाइप मैम, इसमें दिया था बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ. ओके तो मैम इसका मतलब ओके सो क्या होता है जब कंपनी अपना नया शेयर इशू कर रही है, उसके पास दो तरीके होते हैं.
जिसमें उसको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंक भी हेल्प करता है। अब कंपनी किस वैल्यू पे अपना शेयर बेचेगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दे शुड आस्क। फेस वैल्यू सबका 10 रुपए होता है, जैसे इसमें भी हमने देखो 10 रुपए था, पर इशू प्राइस 400 के करीब था, ठीक है। अब कंपनी को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इन्वेस्टर्स जो है कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी होंगे, राइट। सो इन दैट केस रादर देन फिक्सिंग अ प्राइस दे विल फिक्स अ बैंड। इसको हम बुक बिल्डिंग कहते हैं। जैसे आपने रिलायंस में अगर आपने रिलायंस के ऊपर काम किया होगा या रिसर्च किया होगा, तो आपने देखा होगा इसका एक फिक्स प्राइस नहीं था, एक बैंड था कि इतने से इतने बीच में आप शेयर अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो कंपनी को नहीं पता कि इन्वेस्टर कितना पैसा पे करने के लिए तैयार होगा, ओके। तो इसीलिए इसको बुक बिल्डिंग कहते हैं, बिकॉज this will be decided on the demand of the price will be decided on the demand of the investor कि how much the investor is ready to pay। इसलिए इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। या तो फिक्स्ड इशू हो सकता है या बुक बिल्डिंग हो सकता है। बुक मतलब बुक का मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कितना पैसा आएगा आपको पता नहीं है, इसीलिए इसको बुक बिल्डिंग कहते हैं, राइट। So book building में to just summarizes, book building is a process where the share price is not fixed and the investor has to pay as per his own will. Obviously the company fixes the band और band के हिसाब से फिर investor को pay करना पड़ता है, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ एक क्वेश्चन था मैम, ये अंडर राइटर मतलब हाँ। क्या होते हैं मैम, जो मतलब कि आईपीओ लॉन्च करने के टाइम बताते हैं कि क्या रेट रखना है और किस टाइम लॉन्च करना है कंपनी को, हाँ। तो मैम क्या होते हैं अंडर राइटर? हाँ मैं बताती हूँ। अब अंडर राइटिंग क्या है, थोड़ा सा यूएस और इंडिया में थोड़ा सा फर्क होता है। यूएस में जो है अंडर राइटर सारे शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर वो जनरल पब्लिक को बेचते हैं, तो यूएस में अंडर राइटिंग उसको भी कहते हैं। पर इंडिया में अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी किसी इशू के साथ आ रही है, राइट, अब कंपनी को पता नहीं कि वेदर इन्वेस्टर्स विल सब्सक्राइब टू द एंटायर अमाउंट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कंपनी को ने प्लान बनाया कि उसको 100 करोड़ रुपए जमा करने हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में, हाँ रेस करने हैं जी। पर अब पता नहीं कि इन्वेस्टर अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा, है ना। और जैसे हमने देखा कि प्री इशू मतलब शेयर इशू करने से पहले बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो कंपनी ने वो सब कर दिया, उसमें बहुत खर्चा भी होता है, सारे रेगुलेशंस कर दिए, खर्चा कर दिया, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टर्स ने उतना पैसा ही नहीं दिया, तो कंपनी के लिए वेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे अंडर राइटर्स या जो कि हम इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं या मर्चेंट बैंक कहते हैं, they give an assurance to the company because they have helped the company to decide the issue size and the issue price। तो ये एक एश्योरेंस भी होता है कि उन्होंने अपना काम ढंग से किया है, तो दे एश्योर द कंपनी कि अगर आपका इतना पैसा नहीं आया, जो भी बचा हुआ पैसा है आई विल गिव यू, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का इशू है, अगर कंपनी के पास 90 करोड़ से कम आया तो सेबी सेज यू विल हैव टू रिटर्न द मनी टू द ऑल द इन्वेस्टर्स, यू कैन नॉट टेक इट बिकॉज आपका इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका इशू एक्सेप्ट नहीं हुआ मार्केट में, इसलिए यू हैव टू रिटर्न द मनी टू द सब्सक्राइबर, सो दैट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। So what will happen now, underwriters will step in and buy the rest 10%. So अगर मान लीजिए 100 करोड़ का इशू है, 80 करोड़ आया, तो underwriter would buy the 20 crores and the company does not have to return the money. So underwriting is a process of giving assurance to the company to subscribe to the unsubscribed portion of the issue. समझ में आ गया अभिनव? यस मैम। मैम तो ये अंडर राइटिंग। मैम अंडर राइटर को मैम क्या एडवांटेज होता है मैम इस प्रोसेस में? मैम फिर उनका प्रॉफिट क्या हुआ? यस ओके मैम। प्रॉफिट कमीशन होता है, तो अंडर राइटिंग वो फ्री में थोड़े ना करते हैं मैम, वही मैम तो अंडर राइटिंग फ्री में थोड़ी ना करते हैं, दे विल डू इट फॉर अ कमीशन। तो हमने देखा था ना डिफरेंस बिटवीन यू नो कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक की जो भी रेवेन्यू होता है दैट कम्स फ्रॉम कमीशन, सो एडवाइजरी करते हैं। तो कंपनी, वही तो मैंने बोला कि व्हेन अ कंपनी इज कमिंग आउट विद एन इशू इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन, बिकॉज एडवाइजरी के भी पैसे लेगा इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर अंडर राइटिंग के भी पैसे लेगा,
फिर अलॉटमेंट के भी पैसे लेगा, कलेक्शन के भी पैसे लेगा, तो बहुत सारे पैसे ले लेता है उनसे। मैम एक तरह से हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि बाई चांस हम घर बनवाते हैं तो हमें हाँ मतलब जो आर्किटेक्चर होता है वो एडवाइस देता है या चीजें देता है, तो हम उसे पेमेंट तो करते ही है ना। तो एक राइट तरीके राइट, से हाँ बिल्कुल तरीके से हम ये एग्जांपल ले सकते हैं करेक्ट। कि हाँ हमें और क्या, ये मतलब गाइड प्रोफेशनल्स है करता ना। है सारी चीजें। कल यस किसी मैम। ने पूछा था कि उनका फायदा क्या है, व्हाई डू पीपल हैव इट, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। उनको पता है कि क्या रेगुलेशंस आपको करनी है और मार्केट में क्या डिमांड होगी आपकी शेयर से, दे आर प्रोफेशनल्स एंड देयरफॉर दे एडवाइस यू, राइट। और मैम जैसे कि मैम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं कोई भी, तो जैसे कि ब्रोकर्स जो कमीशन लेते हैं, हाँ तो मैम उस टाइप का वो चार्जेस जो लगाते हैं वो मैम हाँ, जैसे नहीं कि वो मैम अलग दो चीज है, टाइप के, वो अलग चीज है, वो ब्रोकरेज हो गया, वो अलग चीज है। बट ये जैसे मैम एडवाइजरी दो का भी, टाइप मैम दो सॉरी टाइप के ब्रोकर देखे थे मैंने। इस मैम टू टाइप्स के ब्रोकर मैंने देखे थे, तो एक था कि फुल पेड ब्रोकर, एक था मैम डिस्काउंट ब्रोकर। तो मैम जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं तो मैम वो मतलब उनमें और मतलब क्या डिफरेंस होता है, ऐसा कि मतलब कौन सा ज्यादा कि प्रॉफिटेबल होता है कि कौन सा ब्रोकर कोई भी ले? ये आपने किस रेफरेंस में देखा, बिकॉज ये सिक्योरिटी मार्केट में शायद नहीं होता मैम डिस्काउंट मैम बस। नहीं मैम, मैम देखा था कि मैम जो स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है तो कौन सा बाई करने के लिए कौन सा बेस्ट है, मतलब सारे वे उसमें देखा था। रहने दो अभी फिलहाल के लिए, छोड़ दो उसको। वी विल, मैम यस यस। मैम जैसे अभी आपने कहा कि सेबी का एक क्राइटेरिया होता है, हाँ जैसे जितने मैम जो आईपीओ इशू करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 100 करोड़ या 200 करोड़ का, तो मैम प्रेजेंट क्राइटेरिया क्या है सेबी का कि मतलब इससे कम अगर आएगा तो वो क्या कहते हैं, मतलब कि जो आपके इन्वेस्टर होंगे उनके पैसा वापस करने होंगे? 90%, 90%। ओके, थैंक यू मैम। 90% से कम आएगा। और सेबी का एक और गाइडलाइन है कि अगर इफ द इशू इज अबव अ सर्टेन प्राइस, मुझे याद नहीं आ रहा 500 करोड़ है या वट एवर इट इज, उससे बड़ा आपका इशू होगा तो भी आपको अंडरराइटिंग करवाना पड़ेगा। अच्छा मैम, मतलब कि वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स मैंडेटरी है, है। मतलब कि अच्छा मैंडेटरी। हाँ हाँ हाँ, मैंडेटरी, अंडरराइटिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। So that also gives comfort to SEBI कि किसी प्रोफेशनल ने देखा तो है, किसी प्रोफेशनल ने कंपनी को अच्छी तरह से वेरीफाई तो किया है कि ये आगे प्रॉफिट बनाएंगे कि लॉस बनाएंगे। So now let us look, yeah. मैम अगर उसके बाद लॉस होता है तो फिर क्या कहते हैं? SEBI is not responsible. SEBI आपको कभी ये बोलेगी नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है ये खराब है। SEBI सिर्फ आपको ये बताएगी कि ये वेरीफाइड जो है। इन्फॉर्मेशन हमने कंपनी से मांगा था वो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट। अब ये सही है गलत है ये हमको नहीं पता, यू हैव टू डू दैट रिसर्च। SEBI will never say that this investment is good, this is bad. They will tell you the risk. अब आपको कंपनी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज आपको करना है। SEBI will only tell the company की क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, पर एनालाइज तो आपको ही करना पड़ेगा। यस मैम। सो रियल लाइफ रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स आर पीपल हु हेल्प यू फॉलो द लॉ। So it can be traffic policemen, police, or your lawyers. So regulatory authorities define the rule. They are government sponsored or they can be independent. But India में तो हमारी सारी government agencies हैं. So they define rules and monitor markets. They are government sponsored. The goal is to provide investor protection and to ensure smooth functioning of the financial market. तो ये भी मैंने आपको बोला था रिसर्च करने के लिए कि रेगुलेटर्स का काम क्या होता है। रेगुलेटर्स अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर विल लूज फेथ इन द मार्केट। इफ इन्वेस्टर्स लूज फेथ इन द मार्केट देयर बी नो कैपिटल जनरेशन। अगर कैपिटल जनरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेस हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। So it's not that कि investor protection is their only prime function. No, investor protection इसलिए जरूरी है कि अगर investor protection नहीं होगा तो investor invest ही नहीं करेगा। So अभी आप देखोगे RBI, SEBI, Government of India, comes up with various schemes and things for retail investors to invest. क्योंकि जितना retail investor invest करेगा
उतना कैपिटल फॉर्मेशन होगा और उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी. ओके, सो दे वांट टू एनकरेज पीपल, बट लोग इनकरेज तभी होंगे जब उनको पता होगा कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा. माय इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड. सो दे इंश्योर investor protection and smooth functioning of the financial market. So depending on the type of business, you will have different kind of regulatory bodies. So in India, for example, Reserve Bank of India is the regulator of all the banks. तो वो कॉमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकते हैं, and we have seen that RBI is also the regulator of the money market and foreign exchange market. So the flow of money and the flow of foreign exchange is controlled by Reserve Bank of India, right? Then you have the Securities and Exchange Board of India, which is the regulatory body for the capital market. Okay? So capital market के जो भी participants हैं, intermediaries हैं, mutual funds हैं, venture capitalists हैं, FII है, corporate bodies हैं, ये सब corporate bond market है, everything is controlled by SEBI. Then you have the IRDA. IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority, as the name suggests. They are the regulator of the insurance companies. So both private sector and public sector companies are regulated by the IRDA. Okay. Then you have NABARD. NABARD was earlier a part of RBI. NABARD is, controls the regional rural banks. So there are various regulators for various economic functions. उसके अलावा अब एक PFRDA भी है. PFRDA is Pension Fund Regulatory Authority, which holds the pension. Yes, which is a regulator of the NPS. And you also have National Housing Board, which is a regulator of the housing finance companies. So this is the function of the regulator, to supervise the function of all market participants, to ensure financial stability, to mitigate the financial crime. क्योंकि जितना financial crime होगा उतना investor का loss होगा, तो they will not invest. So to protect investors and to build the confidence of the investors. तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इंडिविजुअली कम पैसा होगा, बट मिला के बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इट कैन बी अ लॉट ऑफ मनी. सो जस्ट इमेजिन कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? 135 करोड़. 135 करोड़, राइट. सो 135 करोड़ है. अगर मान लो इसके आधे लोग भी 1-1 रुपया भी इकट्ठा करते हैं, तो भी 75 60-65 करोड़ जो इकट्ठा हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स पे भी फोकस है. एंड गवर्नमेंट एजेंसीज वांट रिटेल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली. तो इनका फंक्शन क्या होता है? रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज. तो अगर बैंक कोई आना है तो they'll have to get registered with RBI, they'll have to get approval from RBI. अगर किसी कोई कंपनी को पब्लिक इशू लाना है, they have to do it with SEBI. कोई नया म्यूचुअल फंड आना है, they have to register with SEBI. कोई इंश्योरेंस कंपनी आनी है, they have to register with IRDA. So they register listed companies, they set the rules and regulation to and ensures compliance. मतलब आप रूल्स और रेगुलेशन तो बना दिए आपने, पर जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है. सो दे डू रेगुलर ऑडिट्स. अगर आपके कोई रिलेटिव्स बैंक में काम करते होंगे तो दे वुड टेल यू नो आज आरबीआई का ऑडिट था, तो आरबीआई ने रूल्स तो बना दिए, पर आप वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट दे विल ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू ऑडिट्स. मैम इन केस अगर इन लोगों के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो मैम उस केस में ये लोग क्या करते हैं? पेनल्टी लगती है. और अगर बहुत ज्यादा अनकम्प्लायंस है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है.
तो अभी अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करो तो क्या होता है, चालान कटता है ना। यस मैम, चार्जेस। और जितनी ज्यादा आप गलती करोगे, अब तो कैमरा लग गया है, तो जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा चालान बढ़ते जाएगा। यस मैम। राइट, तो वही है, ये रेगुलेटर्स हैं। दे कैन, और आप पढ़ते भी होगा ना कि आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। आरबीआई ने फॉर एग्जांपल एचडीएफसी से अभी मना किया है कि दे कैन नॉट ऐड मोर कस्टमर्स टू देयर क्रेडिट कार्ड बेस। तो they have a lot of power. They can charge penalty and also take some action. These are some things which the regulator do. They see that the intermediaries follow the listing requirements, register stock exchange and dealing members, market surveillance to prevent insider trading. Licensed dealing members facilitate the secondary trading of securities. So these are some regulatory bodies. Forward Market Commission has been merged with SEBI. This was the regulator of commodity trade, but अब ये SEBI के साथ merge. SEBI is the centrally controlled body that is entrusted with the task of protecting the interest of the investors in securities and promoting the growth of security market by implementing suitable rules and norms. It was officially established by the Government of India in 1992. However, SEBI got its teeth and power only after the Harshad Mehta scam. So it's a regulator of primary market and secondary market, mutual funds and foreign institutional investors. So SEBI regulates the business of stock exchange and other security market, register and regulate the working of intermediaries. So किसी broker को for example अपना business start करना है, so first thing they'll have to go and get registered with SEBI. Registering and regulating the working of collective investment scheme like mutual funds, prohibiting fraudulent activities in the security markets, prohibiting insider trading in securities. Now insider trading शायद आपने term सुना हो. Insider trading is getting information from somebody who's working for the company or somehow related with the company and using that information for your gain. Okay, so another homework. Okay, आप Goldman Sachs और रजत गुप्ता, इनकी इंसाइडर ट्रेडिंग के आप जो है रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको इंसाइडर ट्रेडिंग बेहतर समझ में आएगी. So we have seen that the stock market don't only work on the fundamentals, they also work on sentiments. तो कुछ ऐसी information होती है which can affect the sentiments either positively or negatively. So I work for a company or I am instrumental in preparing the balance sheet of that company, right? तो मुझे पता है कि कंपनी लॉस रिपोर्ट करने वाली है कि प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाली है. अब मुझे पता है कि कंपनी लॉस रिपोर्ट करने वाली है. लॉस रिपोर्ट करेगी कंपनी तो शेयर का प्राइस गिरेगा. So what I do before the information come to the general public, I go and sell my securities so that I can minimize my loss. So that is insider trading, using information which is available only to few people and which will affect the price of the shares is known as insider trading, and which is a crime. तो किस लेवल का क्राइम है या इसकी सीवियरिटी क्या है, you can do one research on Rajat Gupta, Goldman Sachs insider trading case. You will get to know, and tomorrow we can discuss it. Okay? So inspecting and inquiries on regular basis, regulating substantial acquisition or shares and takeovers, levying fees or other charges, conducting research. So basically SEBI या किसी भी regulator का ये काम है कि ये डेवलप हो, मतलब more people get into it. जैसे for example financial inclusion is one of the projects of RBI. That means RBI wants everybody to have access to banking account, for example. So SEBI का भी यही function है या SEBI का ये objective है कि a lot of retail investors invest and they should, the dealing in the market should be fair. So Forward Market Commission was it controls the
commodity market. Forward Market Commission is now a part of SEBI. It's a regulatory authority which is overseen by Ministry of Commerce, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. So it regulates the commodity trading. So it's merged with SEBI in 2015. Then you have the RBI. ये तो हमने काफी देखा है. तो RBI is the regulator of the foreign exchange and the money supply in the country. This is some history about RBI. Established in 1935 with a capital of 5 crores. So this is the function of RBI. It regulates issue of bank notes. तो आपने देखा होगा, अगर आपको याद है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अगर आप बैंक के पास जाते तो वो बोलता, या टीवी में बहुत दिखा रहा था कि RBI is not sending the note. So RBI is the only authority in India to print the notes. So it regulates the issue of bank notes. It maintains liquidity, and in case required, it creates additional securities or additional money depending on the need. Buys government securities and infuses money. ये तो हमने ये देखा था. Money supply is controlled by monetary policy, which is done by the RBI. अब RBI क्या करता है? RBI को लगेगा कि अगर inflation बहुत ज्यादा है, तो what will it do? It will increase the interest rates and sell government securities. तो जब government securities sell होंगी तो people will invest, so the liquidity would be sucked in. So और अगर infuse करना है पैसा, RBI would do the contrary. So we buy government securities and infuse the money. Regulates foreign exchange transactions. Regulates FDI. FDI is foreign direct investment. So foreign direct investment क्या है कि बाहर की कंपनी आके इंडिया में कितना इन्वेस्ट करती है. Now अगर आप देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिजनेस के लिए आई थी, but धीरे धीरे करके they overpowered us and ruled us for many years, many centuries. Okay, so इसलिए India or any developing country is very cautious of foreign direct investment. This is the money which people are getting in to do business in India. उसके अलावा they can be FII or foreign institutional investors. तो FDI डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, FII आपका मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. So for example, if you look at Walmart, so Walmart had entered into an FDI in India, direct investment किया था. Okay, but there might be some mutual funds or some other financial institutions who come and invest in the equity market or the debt market of the country, that is FII. क्योंकि this involves flow of foreign exchange, therefore RBI monitors this. It also monitors mutual funds, pension funds, and monitors functions of SEBI. RBI also strengthens investor protection mechanism and provides efficient legislative framework for security markets. Now, financial market में risk है. Now, risk is the uncertainty or concerning occurrence. So मैंने share में invest तो किया है to earn profit, but corona आ गया, सारा market down हो गया, I lost my money. So risk is the uncertainty concerning occurrence of losses, deviation from expected outcomes. So return can vary from -25 to 25%. So there is no risk-free investment. जो हम debt को fixed income instrument कहते हैं, पर वो भी risk-free नहीं है. तो हर चीज में risk है. और फाइनेंशियल मार्केट का खेल यही है. फाइनेंशियल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इतना पैसा इसीलिए मिलता है टू मिनिमाइज द रिस्क. So there can be financial risk and non-financial risk. So in investment risk can be financial risk can be controlled by investments and insurance. Non-financial risk, there is no you don't have a straight way of controlling it. Non-financial risk हो सकता है loss of reputation or legal risk. So risk can be personal risk related to death, illness or disability of a person. Property risk can be direct or indirect loss of property. So somebody comes and encroaches your property. So that is a property risk. A liability risk,
risk of somebody suing you, somebody filing a case against you. Now you have two types of risk, systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk are risk inherent in the market. तो आप किसी में भी इन्वेस्ट करोगे उसमें सिस्टमेटिक, अब किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करो उसमें सिस्टमेटिक रिस्क है. सो फॉर एग्जांपल मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया, कल को इंडिया हैज अ वॉर विद चाइना, तो सारे मार्केट सारा शेयर डाउन हो जाएगा, यू नो. सो दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद द एंटायर सिस्टम. Unsystematic risk are risk associated only with one kind of security. So unsystematic risk can be minimized by diversification. मतलब मैंने एक कंपनी की जगह बहुत सारी कंपनी में पैसा लगाया है तो मेरा unsystematic risk कम हो जाएगा. So impacts all asset classes in the market. Example can be inflation, interest rate, liquidity. Unsystematic risk is specific to a company or issuer. Example, unrated company or promoter quality. So जैसे आपने रिलायंस कॉम देखा था, आरकॉम, तो उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क था. उसी टाइम में बहुत सारे आईपीओ आए होंगे, बट ओनली आरकॉम वाज इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द अनसिस्टमेटिक रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क नहीं था. So risk can be political risk, change in the political parties, financial risk, production risk, market risk. So ये risk management process है. First is avoidance. So do not invest, just keep your money in the bank deposit. So that is the avoidance. Prevention. Prevention is you take measures to reduce the risk. So for example, if you have to maintain your health, you eat healthy food, walk on footpath, that is prevention. And then reduction, use technique to contain risk. And this is what the financial industry professionals work on. They try to reduce the risk. Now let us look at some risk. So first is inflation risk. तो मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है आपका रिटर्न कम हो जाता है, क्योंकि रिटर्न, रियल रिटर्न इज योर नॉमिनल रिटर्न माइनस द इन्फ्लेशन रेट. तो जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना आपका रियल रिटर्न कम होगा. सो इन्फ्लेशन हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द यील्ड. योर यील्ड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. So the possibility that value of asset or income will decrease as inflation shrinks the purchasing power of currency is inflation risk. Also known as purchasing power risk. So ये मैंने आपको एग्जांपल दिया. अब कूपन रेट 8% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है. कैन यू कैलकुलेट द रियल रिटर्न? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. अब रियल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो. कूपन रेट 8% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है. मैम 3%. यस, कूपन रेट माइनस इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा रियल रिटर्न को? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा, राइट. सो इन्फ्लेशन गोज अप टू 6%, इनकम इज 2%. लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से क्या समझते हैं? व्हाट लिक्विडिटी मींस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस? आई एम सॉरी मैम, फ्लो ऑफ मनी. Yeah, liquidity means flow of money or conversion of an asset into cash. So liquidity risk क्या हुआ? Liquidity risk is risk of not being able to convert your asset into cash. So ऐसे आपने, if you see around, you will find many people who have lot of property for example, बहुत सारा real estate है, पर फिर भी they are struggling with money because प्रॉपर्टी को कन्वर्जन में बहुत टाइम लगता है, so that is the liquidity risk. So liquidity risk is not being able to convert your asset into cash. So the risk that an asset, bond यहाँ पे लिखा है, but you can read it at asset, will not sell quickly without giving a large price concession. So low interest in a particular bond issue can lead to substantial price volatility. Liquidity risk is greater in lower rated bonds. मतलब वो कोई खरीदना. What is large price concession? मैम, what is large price concession? Okay. आप सब लोग सेल में जाते हैं ना, क्यों सेल लगती? कभी गए हो आप सेल में, जो रिटेल में? Yes मैम. तो वहाँ पे कैसा सामान होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? मैम वो जो क्वालिटी, मैम को जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है मैम उसका अच्छा होता है, जिसका नहीं.
हाँ, नहीं होता तो उसमें, सेल हम का ऐसे मतलब ही क्या है, दे sale आर गिविंग यू अ डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं? क्योंकि जो प्राइस है उस पर बिक नहीं रहा है। मैम डिस्काउंट भी क्वालिटी पे हाँ राइट, तो वही है, अच्छी क्वालिटी होगी तो कम डिस्काउंट मिलेगा ना, है कि बेस्ड नहीं? होता है ना। यस मैम, यस मैम। तो अगर बॉन्ड नहीं सेल कर रहा है तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है यार, 100 रुपए का मुझे 70 रुपए में मिलता है, चलेगा, दे दो, राइट? सो यू हैव टू गिव अ लार्ज प्राइस कंसेशन, यस ठीक है? और अगर आपका बॉन्ड बिक रहा होगा तो आप बोलोगे 100 की जगह मुझे 105 में दे दो, है कि नहीं? मैम। अगर इफ सो अगर बहुत हाई लिक्विडिटी है, सो यू कैन ऑल्सो गेट मोर मनी। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है, सो यू विल हैव टू गिव लार्ज कंसेशन। सो इसमें लिक्विडिटी रिस्क बढ़ते जाता है अगर बिड और आस्क प्राइस में अगर डिफरेंस ज्यादा होता है। आस्क क्या है? आस्क प्राइस इज एट व्हाट आई विल सेल एंड बिड इज एट व्हाट आई विल बाय। ओके, तो अगर अगर दोनों सेम होंगे तो आराम से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर बहुत डिफरेंस होगा, सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल अ पेन, आई एम आस्किंग 200 rupees from you, but you say no, I will give 100 rupees. तो इसमें नेगोशिएशन में, अरे सब लोग लव लेन में जाके शॉपिंग करते हैं ना, सबको पता होगा बिड और आस्क, इससे ज्यादा तो हम देने वाले नहीं है। बोलेगा नहीं मैडम इतने में नहीं होगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी लिक्विडिटी कम होगी ना, और बिड और प्राइस जो भी ज्यादा होंगे, अगर बिड और प्राइस इक्वल होंगे तो आपका रिस्क कम होगा, राइट? So liquidity risk increases if there's a huge difference between the bid and ask price. Yes, ma'am. Credit risk. Anybody can guess what credit risk is? We've been talking about क्रेडिट it. रिस्क ये है कि जिसको अगर हमने लोन दिया है अगर वो लोन वापस नहीं किया जिसको हम लोग ने Correct. दिया है। Yeah. So credit risk is the risk of not getting your money back. Whenever you've given a loan, the risk of not getting your loan back is a credit risk. So credit risk is uncertainty that the issuer will be able to pay the scheduled interest payments. So here you can lose your principal and interest, disruption of cash flows and increased collection cost. मैम अगर Loss may be हम लोग ने क्रेडिट दिया है और अगर वो हम लोग को रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो मैम फिर हम लोग ने जिस चीज के लिए उसको लोन दिया है मैम वो चीज हम लोग ले लेंगे ना उसकी, जैसे अगर सिक्योर होगे तो ले पाओगे, नहीं तो कैसे ले पाओगे? अच्छा मैम, अगर अनसिक्योर होगी तो नहीं ले पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो मैम उस केस में क्या करेंगे? लॉस। अच्छा। उस केस में आप केस फाइल कर सकते हो, उसको सू कर सकते हो, बट और कुछ खास नहीं क्लेम कर सकते हैं बट लॉस होगा जहाँ तक की। और लॉस में भी कंप्लीट और पार्शियल, अगर थोड़ा पैसा आ गया है और थोड़ा नहीं आया है। Yes. So it is therefore it is very important to perform a credit check on the prospective borrower. और ये हर कोई करता है, बैंक भी चेक करता है। आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो ऐसा थोड़ा ना कि बैंक तुरंत लोन दे देगा, दे विल चेक। हम डिटेल्स लेगा आपका पूरा। हाँ राइट। मैम वो सिक्योरिटी करता है पहले और चीज करता है तब देता है लोन। हाँ करेक्ट। सो उसके अलावा मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क मतलब द चेंज इन वैल्यू ऑफ द एसेट on everyday basis, so that is market risk. Reinvestment risk, तो आपने पैसा तो निकाल लिया but you don't have opportunity to reinvest, so that is the reinvest money. So today's in market risk, today's investment value may be high low from the investment value. Reinvestment risk, withdrawn money not reinvested. Regulatory risk, मतलब कोई regulation follow नहीं किया तो regulatory risk arises when regulator imposes control. देन कंसंट्रेशन रिस्क, अगर आप एक ही टाइप के एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंसंट्रेशन रिस्क है। सो ये आपने शायद सुना हो बहुत बार, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब इफ यू कीप ऑल एग इन वन बास्केट और वो बास्केट गिर गई तो सब सारा ही लॉस हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन रिस्क इज यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। मैम रेगुलेटरी रिस्क कैसे होता है मैम? रेगुलेटरी रिस्क होता है कि आपने कोई रेगुलेशन फॉलो, जैसे मैंने आपको एचडीएफसी का बताया ना, अभी एचडीएफसी कैनॉट इशू मोर क्रेडिट कार्ड्स क्योंकि आरबीआई हैज पुट अ रेगुलेशन फॉर इट, दैट्स अ रेगुलेटरी रिस्क। तो मैम ये ये नॉट मेट विद द रेगुलेशन होगा ना, इन्वेस्टर्स के लिए तो नहीं होगा?
हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए भी है ना, इन्वेस्टर्स के लिए अगर किसी ने अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है HDFC को, तो उसको अपना कार्ड नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी तो रिस्क है। लेकिन मैम कार्ड इश्यू नहीं हुआ है तो मैम उसमें रिस्क तो नहीं होता है ना मैम, वो अच्छा कहीं और अच्छा, भी ओके apply ओके, कर ले सकते लो इसको, एक छोड़ दो उसको। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, ओके, पीपल वर क्राइंग, दे आर नॉट एबल टू टेक देयर मनी आउट, क्यों? बिकॉज उन्होंने रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए होंगे जो वहाँ के बैंक के रेगुलेशन ने, RBI ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि दे कैन नॉट गिव द मनी बैक। सो रेगुलेटरी रिस्क, कस्टमर का भी रिस्क है, और जो ये है क्या कहते हैं एंटिटी है उसका भी रिस्क है। सो रेगुलेशन पुटिंग एनी काइंड ऑफ restriction on your business is a regulatory risk, right? So for example, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो we are not facing regulatory risk. Imarticus is facing regulatory risk, all right, but are we not facing regulatory risk? Yes ma'am. हम भी फेस कर रहे हैं ना कि हमको ऑनलाइन क्लास करनी पड़ रही है, so everybody would be affected. If there is a regulation, it can affect people in different ways, right? So that is a regulatory risk. So to summarize what we have seen today, investments are always with risk, only nature of risk varies, है ना? अगर आप लोगों ने कबीर दास का दोहा है, कबीर का है रहीम का है मुझे नहीं पता, एक दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पेट, मतलब जो रिस्क लेगा उसी को चीज मिलेगी, बाकी अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। सो बेसिकली टॉक्स अबाउट, अगर किसी को मोती बीनना है तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा ना समंदर के अंदर जाने का, तभी तो मोती मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, तो रिस्क तो है ही है। However, you can minimize the risk. So bankers में ये बैंकर्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स में यही एक फर्क चीज होती है कि वो रिस्क लेते हैं, पर रिस्क समझ के लेते हैं। Systematic risk we have seen affects all asset classes and all participant in the market. Unsystematic risk affects only a particular issuer. Risk can be mitigated by avoidance, prevention, or reduction strategies. So finance professional, obviously they do not cannot have avoidance because they will have to take some risk to generate return, but they work on prevention and reduction techniques. So bid and ask spread is the difference between how much buyer is willing to pay for a security and how much he wants for it. Wider bid ask spread is an indication of illiquidity of the security. Most important risk in case of debt instrument is credit risk, where the issuer might not be able to meet his commitment. So that is about various instruments in the financial markets and the risk associated. Yeah, so with that, this we finish our second topic. Now I'm going to start with another topic where we'll try to understand various financial instruments. So just give me a moment, I will populate the presentation and then we'll start. आपका सबका LMS लॉगिन काम करने लगा? Yes, Do you ma'am. have Yes, access ma'am. to Yes, the ma'am. presentation? तो अपने आप भी थोड़ा पढ़ते रहिए, और जो मेरी आपको होमवर्क दे रही हूँ उसके ऊपर भी काम करते रहिए, तो यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर.
So let us look at the financial market products. So we will learn more about equities, currency, fixed income securities, commodity and derivatives. So ये हम पहले भी देख चुके हैं, but little more detail we will look at what are the financial market instruments. Financial system we have understood. Financial system is a system that brings financial participants, market, product and services which are governed by financial regulator. तो ये हमने पिछले सेशन में देखा. So you have market, financial market participants, financial market, financial products and financial services. So financial market can be capital market, money market, forex market or derivative market. और capital market में आपका दोनों होगा, primary market and secondary market. And money market are short-term markets which will have treasury bills, certificate of deposit, call money, short money, notice, call money, notice money, and commercial papers. Foreign exchange obviously deals in foreign exchange. So a market where investors and borrowers can trade in financial securities, commodities, and other financial instruments at price that reflects market demand and supply are financial markets. So basically, financial markets provide liquidity to the financial products. So for example, stock exchange, you can buy and sell your equities or bonds on the stock exchange. So those are financial markets. So financial markets provide liquidity to your investments. Financial market provide for price discovery. So we have seen that price discovery works on demand and supply. So for example, हमने जो अभी IPOs देखे, तो IPO का issue price different था, depending on the supply, demand and supply, the prices fluctuated. Okay, so the financial market helps you in price discovery. They obviously provide for liquidity. If the cost associated with the transaction is high, obviously nobody is going to buy and sell, so they work on reducing the transaction cost. The markets are regulated and they also work on settlement of transactions. So price discovery, liquidity, reduction is cost, regulate and settlement of transactions. What is transaction? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपने शेयर खरीदा, आपको ब्रोकरेज देना है, राइट? कॉस्ट हुआ ना. सो फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप सोचते हो ना कि घर के पास से बहुत दूर जाने से अच्छा हम घर के पास से ही ले लें, क्योंकि वहां जाने में भी पैसा लगेगा, तो वो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ ना. सो द कॉस्ट विच यू हैव टू बेयर फॉर डूइंग अ ट्रांजैक्शन इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. तो आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको ब्रोकरेज देना है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आपका. So this we have seen. So I'll go a little fast here because ये सब हम पहले देख चुके हैं, कल हमने बहुत डिटेल में देखा था. So I will go a little fast. But अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग नए लोग हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड लेट मी नो. आई विल प्रॉब्ली रिपीट इट, बट क्योंकि हमने देख चुके हैं इसलिए इट विल बी वेरी not very interesting, so that's why I will go a little fast. So we have seen this: equity are ordinary shares or stock in the ownership of the company, also known as common stock or ordinary shares. So X Limited has 1,000 shares floated. Mr. A has bought 300 shares. So Mr. A is 30% owner of XYZ. So जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपका एक पार्टनरशिप होगा या फिर ओनरशिप होगा. So equity share capital can be raised both by preference shares and equity shares. So raising capital by issue of shares is the most important method of raising long-term funds. It can be preference shares and equity shares. Equity share is owned capital.
So shareholders are the owner of the business. Returns are paid in form of dividend and capital appreciation. Capital appreciation is the increase in the share price. So returns are paid out of profit in form of dividend and form of capital appreciation. They can be freely bought and sold. So there is liquidity. Limited liability. The shareholder is the maximum money the investor can lose is the amount of money he has invested. So liability is only limited to the number of share held. And each shareholder is considered equal in terms of voting rights or dividend receiving dividend. So मेरे पास अगर 10 शेयर्स है तो मुझे 10 शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा. आपके पास 30 शेयर है तो आपको 30 के हिसाब से मिलेगा. परसेंटेज सेम रहेगा. So equity shares offer capital gains over the long term. They can be a good source of income. If the company is a dividend paying company, then you will also have a good source of income. They are highly liquid. They are corporate controlled. Limited liabilities of the investors. You have a regulatory body. And you also have sectorial investment flexibility. तो मतलब आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? रिटर्न ऑफ फिक्स्ड. फ्लक्चुएशन इन मार्केट में लीड टू कैपिटल डेप्रिसिएशन. तो ये आप सुनते होंगे ना, शेयर मार्केट क्रैश हो गया या शेयर मार्केट गिर गया तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है. तो एक तो डिविडेंड फिक्स नहीं है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है. And control on the company is limited to the amount of stock holding. So कंपनी के अगर 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर और आपके पास सिर्फ एक शेयर है तो आपका खास कंट्रोल रहेगा नहीं. तो हमने देखा कि वोटिंग राइट्स होता है, बट वोटिंग राइट्स का इम्पैक्ट क्या होगा? 10,000 वर्सेस 1. So control of company is limited to the amount of stock holding. Now we have seen preference shares. ये बहुत कल हम लोग ने बहुत डिटेल में देखा है. somebody can tell me what is preference shares? Yes, go ahead. मैम प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं होता है. Correct. एंड इनको प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोलते हैं? मैम एक टाइम पे इनको अपना मनी रिटर्न चाहिए होता है. इफ 1 ईयर और 2 ईयर मतलब इनको कंपनी जब वाइंड अप होता है कंपनी इक्विटी को भले ना दे बट प्रेफरेंस शेयर को मैम उनको देना ही पड़ता है. अगर 1 साल बाद ही क्यों ना देना पड़े बट देना पड़ता है. और मैम इनका डिविडेंड जो होता है वो पहले से फिक्स्ड होता है कि कितना डिविडेंड. और मैम ये इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं. मैम आई हैड वन क्वेश्चन. मैम इफ मैम कंपनी अगर बाय चांस मैम प्रेफरेंस शेयर को मैम उनके मनी रिटर्न नहीं कर पाई तो मैम उस केस में क्या होगा? मैम एक्शन प्रेफरेंस शेयर कुछ लेगा? ले सकता है अगर कंपनी के पास कोई एसेट. अगर कंपनी पूरी बैंकक्रप्ट हो गई तो फिर कुछ नहीं कर सकता, फिर लॉस ही है वो. अगर कंपनी ने कोई अलग से ट्रस्ट बनाया हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज लॉस ही होगा. अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो कंपनी कहाँ से पैसा देगी फिर? मैम अच्छा लोग ज्यादा इक्विटी शेयर्स लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर लेते हैं? इक्विटी ज्यादा लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स तो काफी मार्केट अब खत्म हो गया है इसका, प्रेफरेंस शेयर्स का. मैम लेकिन मैम ये है ना कि मैम इक्विटी शेयर्स में कोई इशू नहीं रहते मनी रिटर्न करने के. जब वाइंड अप होता है उनको तभी रहता है. बट मैम ऐसे प्रेफरेंस शेयर में मैम 1 साल के अंदर मैम उनको अपने मनी रिटर्न चाहिए ही चाहिए. हाँ वो तो है. वो तो यही तो फर्क है ना प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में. तो इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते, दे विल कंटिन्यू, है ना. पर अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो मनी हैज टू बी रिटर्न. मैम अगर जैसे आप बता रहे हैं बैंकक्रप्ट हो जाता है तो मैम ये जो इक्विटी शेयर्स है तो मैम इक्विटी वाले जो थे मैम और क्या है, उनका भी लॉस है. करेक्ट है, उनका भी लॉस है. को भी इनका भी तो लॉस होता. यस और क्या. सो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ससेप्टेबल टू रिस्क. तो कोई भी ऐसा नहीं कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट होगा और डेट में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं, किसी में भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है. मार्केट रिस्क तो हर चीज में है ना.
Okay, now coming at preference shares. So preference shares are those shares that carry preferential right with regard to payment of dividend and uh, repayment at the time of winding up. So preference shares are those shares which carry preferential right with regards to payment of dividend and on repayment of capital in case of winding up of the company. So directors, however, may decide not to pay any dividend to any class of shareholders, even if there is sufficient profit. The dividend on preference shares must be paid before the dividend to ordinary shares is paid. And the rate of dividend is fixed for preference shareholders. And also at the time of liquidations, preference shares are paid first. Preferential, so they have preferential right over common shares in the event of dividend payment and liquidation. The dividend is fixed and they do not have any voting right. However, they can have voting right concerning their own interest. So they have no voting rights. They get fixed income even if the company makes a profit, they will get fixed. Since dividend is fixed, they may receive fewer dividends if the company issues higher dividend to the common stockholder. No claim over surplus. Dividend being fixed, they cannot take advantage of surplus profit except in case of participating preference shares, and they do not have any ownership guarantee over any assets of the company. So this difference we had seen earlier also. Dividend on equity share are paid after dividend of preference shares are paid. Preference shares are paid dividend before equity shares. Rate of dividend is decided by board of directors depending on the profit of the company. The rate of dividend is fixed at the time of the issue. Equity shares cannot be converted to preference shares. However, convertible preference shares can be converted into equity shares. अब कंपनी की वर्थ देखने के लिए हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना पड़ता है. कैपिटल का मतलब पैसा, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब मार्केट में कितना पैसा है. तो किसी को आइडिया है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन? और ये कंपनी के कैलकुलेट होता है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? So basically market capitalization is calculated. It basically means कि कंपनी का कितना पैसा मार्केट में है. होगा. ठीक यस है. मैम. मार्केट में मतलब मैम कितना इन्वेस्ट नहीं किया है, और वैल्यू क्या है मैम? शेयर्स और उसकी करंट वैल्यू. हाँ, यस. मार्केट कैपिटलाइजेशन, आई एम जस्ट राइटिंग कैप, इसको कैप भी बोलते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो इतना ही तो पैसा हुआ, राइट? मेरा एक कंपनी का कितना मार्केट में पैसा है, कितने शेयर्स उसने इशू किए और मार्केट वैल्यू क्या है. अब इसका इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, करंट मार्केट प्राइस से. ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मनी ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. ओके, और अगर आप सब कंपनी को ऐड कर दोगे तो दैट विल गिव यू द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मार्केट. सो it is also referred to as market cap, commonly referred to as market cap, is calculated by multiplying a company shares outstanding by the current market price of one share. Investment community uses this figure to determine the company size as opposed to using sales or total asset figures.
ओके नाउ आप लोग बहुत ये शायद टर्म बहुत सुनते हो, सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स। नाउ सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स इज एन इंडेक्स। इंडेक्स से आपको क्या पता चलता है? इंडेक्स आपने और कहाँ देखा है? शेयर मार्केट के अलावा इंडेक्स और कहीं देखा है आपने? इंडेक्स, इंडेक्स कहीं सुना है, देखा है? इंडेक्स मैम इंडेक्स तो वो होते हैं जो कॉपीज में मैम फिल करवाते हैं स्कूल टीचर्स की फ्री, और इंडेक्स समथिंग मैम ये सुना है। हाँ करेक्ट। उससे पूरी इंफॉर्मेशन मैम होती है कि इसमें ये हमें पता कितना चलता है वर्क किया हुआ है, डेट और इंफॉर्मेशन। यस मैम, इंडेक्स मतलब डेट टू information, राइट? related to that, हमें पता होता yes है कि ma'am। कौन सी चीज हमने कौन सी डेट पे की थी। करेक्ट। सो ऐसे मैम ही एक आपका जो पर्टिकुलर BSc डेट एंड इंडेक्स है, टाइम पता चलता है इंडेक्स के थ्रू। हाँ हाँ, तो Yes, इंडेक्स ma'am. आपको इंफॉर्मेशन देता है। सो Yes, ma'am. सिमिलरली आपको बीएससी इंडेक्स इंफॉर्मेशन देता है कि आपका शेयर प्राइस बढ़ा है कि घटा है। अगर इंडेक्स बढ़ा है तो शेयर प्राइस बढ़ा है, इंडेक्स घटा है तो शेयर प्राइस घटा है। अब बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, बट वो सबके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो दे हैव चोजन 30 कंपनीज जिसके बड़ी कंपनीज हैं जिनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हाई हैं, राइट? तो दे कैलकुलेट द मार्केट इंडिकेटर बाय द शेयर प्राइसेस और द शेयर प्राइस मूवमेंट ऑफ दीज कंपनीज। ओके, सो जैसे आपने बोला इंडेक्स गिव्स यू द शेयर इंफॉर्मेशन। प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? हाँ, अब ये around हाँ बोलिए। Ma'am, around 5,000 companies listed in Bombay Stock of Exchange. I am not sure of the numbers, but there are many thousands of companies. I am not sure कितने हैं, but there are many companies. But जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मतलब there are many other indexes also, but जो हम BSE सेंसेक्स बोलते हैं उसमें हम इन ये 30 कंपनीज का ही शेयर प्राइस मूवमेंट लेते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई लॉस्ट। नाउ इसमें क्या होगा? एंड ऑफ द डे नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं कि ओपन हो रही है मार्केट क्लोज, तो ये 30 कंपनीज का ही लेके करते हैं ना? हाँ हाँ, अगर हम BSE सेंसेक्स देख रहे हैं तो वो 30 कंपनीज का ही करेंगे, राइट? तो अगर सेंसेक्स बढ़ गया है तो इन कंपनीज का ही ऑन एन एवरेज प्राइस बढ़ा होगा, सेंसेक्स घट गया है तो ऑन एन एवरेज इन्हीं कंपनीज का प्राइस कम हुआ होगा। बट दीज आर इंडिकेटर्स, क्योंकि ये वाली कंपनी कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस। So level of index is direct reflection of the performance of the 30 selected key stocks of the company, and they are indicative of the other stocks as well. So base year of Sensex is 78, 79, and the base index value is set at 100 for that period. So for example, अगर हम आज बोलते हैं कि हमारा Sensex 52,000 है, that means कि जो शेयर हमने 100 रुपीज का खरीदा था in 78, 79, it would be worth 52,000 as of now. That is what the Sensex tells you. तो इसीलिए वो एक नंबर होता है जो आपको बताता है how the share price have moved. तो सेंसेक्स के लिए आपका हर दिन आपके प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो हर दिन आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होता है। तो हमने देखा ना मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक वेरिएबल है प्राइस ऑफ द शेयर, सो वो हर दिन चेंज होता है, इसलिए मार्केट कैपिटल हर दिन चेंज होता है। देन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जैसे हमने देखा कि हमारे कुछ ट्रेजरी शेयर्स भी हैं। अब ट्रेजरी शेयर्स तो मार्केट में आते नहीं है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेंगे जितना कि नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एंड कंपैरिजन ऑफ द इंडेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैम इसका एग्जांपल दे दीजिए, समझ नहीं आया। इस चीज का कंपैरिजन है ना, ये बताया ना 1978 का इंडेक्स है। यस मैम, वो ये कंपैरिजन नहीं मैम, जैसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मतलब हो सकता है कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए हो और उसमें से 100 में से सिर्फ 80 फ्री फ्लोट है, बाकी 20 जो है पीपल कैन नॉट ट्रांजैक्ट। सो फॉर एग्जांपल ये उन्होंने 20 शेयर्स अपने एम्प्लॉय को दिए हैं तो वो बेच नहीं सकते, उनको नहीं लेंगे हम। जितने शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं उसी को हम लेंगे, उसी को हम फ्री फ्लोट कहते हैं। ओके
राइट। फ्रीली बॉट एंड बाय एंड सेल हो सकते हैं, उनको हम फ्री फ्लोट कहते हैं। तो मैम सेंसेक्स सिर्फ फ्री फ्लोट शेयर्स पे ही डिपेंड करेगा ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर आप देखो तो ऑथराइज्ड इज द कैपिटल व्हिच द कंपनी कैन इशू, उसमें से ऑथराइज से कंपनी सिर्फ इशू करता है, और उसमें से कुछ शेयर्स होंगे जिनके ऊपर जो सेल नहीं कर सकते, वो हम नहीं लेंगे। वी जस्ट सेट आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो शेयर्स फ्रीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। So this is what I have told you. The market capitalization of each of 30 companies comprising the index is first determined by multiplying the price of their stock with number of shares issued by that company. So market price of the stock into number of shares issued by the company. Yeah, the free float. So ये free float so number of shares of company held by general public. Outside the general public, the market value of these shares is the free float market capitalization. तो 1 भी हो सकता है और 0.05 भी हो सकता है। अगर पूरे शेयर जितने इशू किए हैं उतने अवेलेबल हैं तो 1 होगा, नहीं तो कम भी हो सकता है। मैम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैम? जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि जितने हमारे शेयर्स हैं उनका प्राइस, हाँ वो, और फ्री फ्लोट मतलब है कि जितने, मतलब हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जितने मार्केट में हैं शेयर्स जिनको हम बाय और सेल कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको नंबर ऑफ शेयर्स तो पता होगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स ही तो देखना है आपको। इशूड देखो, इशूड आपको पता है, इशूड से कोई मतलब नहीं है मार्केट का, इशूड से कोई मतलब नहीं है, फ्री फ्लोट से मतलब है। हाँ। तो कितने शेयर्स अवेलेबल है? इशू 100 किए हैं, जो कि जनरल पब्लिक के पास फ्रीली अवेलेबल है, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया ना कि इशू किए हैं 100 शेयर्स, बट 20 उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को किए हैं जिसके ऊपर वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। या कोई जब अगर आपका मान लीजिए फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, तो आपने कैप लगा दिया है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो तब आप नहीं कंसिडर करेंगे ना, वो फ्री फ्लोट नहीं होगा। ओके मैम। ओके, तो वो भी आपको पता है, इशूड पता है, फ्री फ्लोट पता है। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ द बाय द प्राइस ऑफ ईच शेयर। Okay, so free float में basically what we do is we only take the shares which are freely available for transferring, or shares which are available with the general public. तो इसमें से हम promoters के shares, government के shares, trust के shares minus कर देते हैं। Okay, so we only consider shares held by general public. Okay, so stocks that have higher percentage of larger percentage of free float as compared to those with lower percentage of free float will have lower volatility. Volatility क्या है? शेयर प्राइस मूवमेंट। तो ये इकोनॉमिक्स है ना, जितनी सप्लाई होगी उतना प्राइस कम फ्लक्चुएट करेगा। तो ज्यादा फ्री फ्लोट है मतलब ज्यादा शेयर्स आर अवेलेबल विद द जनरल पब्लिक, उतना प्राइस उतनी वोलेटिलिटी कम होगी। So have lower volatility in these share prices due to higher number of transaction happenings in those shares, and this is determined by the BSE based on the information submitted by the companies. So this is what it is. Probably now you will understand it better. Categories of shares as excluded by calculating free float factor. तो उसमें free float में आप क्या नहीं ऐड करेंगे? शेयर्स हेल्ड बाय फाउंडर्स, डायरेक्टर्स व्हिच हैव कंट्रोल एलिमेंट, क्योंकि ये लोग तो बेचेंगे नहीं, तो इसलिए आप ये कंसीडर नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स हेल्ड बाय पर्सन बॉडीज विद कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, शेयर हेल्ड बाय गवर्नमेंट एज प्रमोटर्स, एक्वायरर्स, होल्डिंग थ्रू एफडीआई रूट, ये बेच नहीं सकते।
strategic stake by private companies or individual, equity held by associated group companies, equity held by employee welfare trust, locked in shares and shares which would not be sold in the open market in normal course. तो अब आपको फ्री फ्लोट का मतलब समझ में आया? फ्री फ्लोट मतलब, फ्लोट का मतलब है क्या? तैर रहा है, फ्री है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब कंपनी को शेयर्स इशू करती है, उसमें कुछ शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि अभी नहीं बेच सकते। सो फॉर एग्जांपल, आपने एम्प्लॉयज को कोई शेयर दिया है, उसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 साल तक आप नहीं बेच सकते, तो वो फ्री फ्लोट नहीं है ना, वो तो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो जितने शेयर्स बाय एंड सेल हो सकते हैं फ्रीली, उससे हम फ्री फ्लोट कैलकुलेट करते हैं। I mean, short freely movable होते हैं जो शेयर्स, उसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए उसका फैक्टर 1 भी हो सकता है। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो 1 होगा। अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो कम होगा। दैट इज व्हाट। Okay, so the free float market capitalization of the index constitute is then divided by number known as index divisor. The index divisor is sole link to the original base period value of the index. For the Sensex, the base value is 1978-79. So इसलिए आप जो है BSE और NSE का इंडेक्स कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बेस ईयर बहुत बाद का है, शायद यू नो सम 90s और मे बी 2000 का है निफ्टी का। सो बेसिकली ज्यादा उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इंडेक्स टेल यू द पोजीशन ऑफ द मार्केट, whether the prices have increased or prices have decreased. So why companies go for IPO? Any idea? Any answer to this question? Why do companies go for IPOs? Why will To raise the funds or capital To from raise the funds and yes, ma'am. Yeah, for companies expansion or growth. So the money paid by the industry public, yeah, for the newly issued shares goes directly to the company for business expansion and growth. इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं? IPOs को हम, IPO का full form क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन से मार्केट में ये इशू होगा? primary market. Primary market, because the money is directly going to the business. So as I was telling you, there is a very long process before a company comes out with an IPO. So there is an eligibility check for listing IPO, appointment of IPO participants. IPO participant में सबसे पहला participant कौन होगा? अगर if a company wants to come with an IPO, who will be the first person they will appoint? Ma'am, investment banks. Investors Investment only. bank, Investment bank, yes, ma'am. No, not the investors. They will not contact the investment banks. So appoint of IPO participant, then a registration of document, open to public investor for subscribing, determining the price of the issue, and finally the allocation of the shares. तो हमने देखा ना, इसका investment banker का काम ही ये होता है, you know, end to end process. So they'll be the first people to be appointed if a company wants to come with an IPO. अरे ये फिर से ही क्यों आ गया? This 15. So these can be 2 ways of generating capital. One can be equity and the other is debt. Debt is also known as borrowed capital. So generate business idea, collaborate with like-minded people for common objective and action plan. So these people would be your equity shareholders. Then assess need for the source of capital, decide, borrow, co-opt capital, additional capital. Borrowed capital is your debt capital, apply fund source and grow your business. And this is a cycle which goes on. Okay. So source of capital, as we have seen, can be through equity or debt. और अगर कंपनी को और पैसा चाहिए, they have the option to go to the existing shareholders and issue them additional shares. That is known as the rights issue. They can also come up with a new public issue, which is further public offering, or follow on public offering. इसको हम FPO भी कहते हैं. IPO मतलब initial, जब the first time in the company comes,
They can also generate more money in the market by getting a further public offer. मैम एग्जिस्टिंग मेंबर्स वही होंगे ना जो सेकेंडरी मार्केट में पहले से एग्जिस्ट हैं? सेकेंडरी मार्केट, हाँ, मतलब जिनके पास शेयर्स है, जिनके पास शेयर्स है। यस मैम, वही ना, मतलब कि प्राइमरी में तो इश्यूज इश्यूज होते हैं नए, बट मैम सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्ट है शेयर, मैम एग्जिस्टिंग मेंबर्स वही होंगे ना? existing members can sell their shares in the secondary market. So कंपनी पहली बार कंपनी पहली बार इशू लेके आ रही है, तो उसने प्राइमरी मार्केट में शेयर्स अलॉट कर दिए। अब अगर जिन शेयर होल्डर्स को एग्जिट करना है या जिन शेयर होल्डर्स को अपना शेयर बेचना है, दे विल सेल इट इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट? यस So मैम। source of fund can be equity and debt. So I think we will sum the session here, and tomorrow again we will see this. और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आपको जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर रिसर्च करनी है, और रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स सैक्स के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ा समझ में आएगा, और ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। ओके, फाइन। Okay, so we'll call it a day and we will see you tomorrow. Okay, Bye-bye. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। See you. Thank Bye-bye.